गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है जून 23 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से हम लोग कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक रहेंगे देखिए। एक तो हमारे मोदी जी पीएम जी गए हुए हैं भैया यूएसए के अंदर, तो वहाँ पे कुछ बढ़िया बढ़िया से डील करके आए हैं, थोड़ा उसके बारे में जानेंगे। हालांकि अभी नेगोशिएशन चलेंगी और डील्स होंगी, तो आने वाले टाइम में 2-3 दिन में हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे एक एज अ इंट्रोडक्शन के तौर पे थोड़ा कर सकते हैं। उसके अलावा कल का जो टैक्स सेक्शन था वहां पे मैंने आपको बताया था न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल के बारे में। कल हम लोग नहीं कर पाए थे, लेकिन आज करेंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के अंदर जब फंडिंग की बात होती है तो सबसे क्रूशियल टॉपिक होता है। पैसा भैया सभी समस्याओं की जड़ है, और पैसा जो है सॉल्यूशन भी है। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर सॉल्यूशन निकाला जाएगा तो वो भी पैसे से निकाला जाएगा। तो बात यहीं पे फंसी हुई है कि डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री को पैसा कैसे देंगी, क्यों देंगी, कब देंगी और किस चीज के थ्रू देंगी। तो वो डील है, उसको कहते हैं न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा आरबीआई के बारे में थोड़ा बात करने वाले हैं, उसके फंक्शंस, पावर, एमपीसी क्या होता है, कैसे काम करता है। तो ये अपना इकोनॉमी वाले सेक्शन से बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक होता है, लेकिन करने में मजा आएगा। उसके अलावा मणिपुर में जो है कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस लागू किए गए हैं आरबीआई के, उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। उसके अलावा भैया डॉक्टर्स जो रूरल इंडिया में हैं, डॉक्टर्स की बहुत कमी है यार। पहली बात तो डॉक्टर्स है ही नहीं। दूसरी बात, जो डॉक्टर्स हैं मतलब हॉस्पिटल ही नहीं है। हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर हैं तो उनके ऊपर, बेचारे के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा होता है। और डॉक्टर रूरल इंडिया में जाना भी नहीं चाहते। तो इन सारी समस्याओं के बीच में सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, क्या किया जाए, वो हम लोग इस आर्टिकल के अंदर बात करने वाले हैं। अच्छा टॉपिक है, मेंस के परस्पेक्टिव से डिसेंट सा टॉपिक है। चलिए जी, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे जो अपना मेन टॉपिक है। व्हाट इज द न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। ठीक है, ये कल वाला टैक्स सेक्शन था, कल हम लोगों ने इसको नहीं किया था, आज इसको हम लोग करेंगे। देखिए, थोड़ा सा ना फंडिंग को आपको समझना पड़ेगा। पूरा दिक्कत क्या है, दिक्कत है डेवलप्ड कंट्री में और डेवलपिंग कंट्री के बीच में। किस चीज को लेके है, फंडिंग को लेके दिक्कत है। और ये आज से नहीं है, ये बहुत समय से है। जब से यूएनएफ ट्रिपल सी बना, इवन उससे भी पहले, जब यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम बनाया गया था 1972 में, जब स्टॉकहोम के अंदर कन्वेंशन हुआ था, तब से लेके अभी तक सिर्फ एक ही बात पे बात अड़ी हुई है कि भैया पैसा कौन देगा, फंडिंग कौन देगा। देखिए, सीधी सी बात है भाई, अगर आपको क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को दूर करना है तो मतलब ग्रीन 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 टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्लीन एनर्जी के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और जो फॉसिल फ्यूल है इनके यूज को कम करना पड़ेगा। अब उसके लिए आपको सोलर पावर प्लांट लगाने पड़ेंगे, विंड प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, और जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसको बेटर करना पड़ेगा। लेकिन डेवलपिंग कंट्री के पास तो कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। वो कहाँ से आएगी, वो डेवलप्ड कंट्री से आएगी। डेवलप्ड कंट्री से क्यों आएगी, क्योंकि हिस्टोरिकली वही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। आज जो क्लाइमेट चेंज की समस्या है तो इन्हीं भाई साहब की देन है ना, वो तो अमेरिका यूरोप इनकी देन है। तो हम लोग कहते हैं कि आप हमें फंडिंग दीजिए, आप हमें टेक्नोलॉजी दीजिए, आप हमें गाइडेंस दीजिए, असिस्टेंस दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उस फंडिंग को लेके ही दिक्कत अड़ी हुई है। डेवलपिंग कंट्रीज को समस्या है ये सब। डेवलप्ड कंट्री कहते हैं कि भैया हम आपको पैसा देंगे, लेकिन वो बात ना क्लियर नहीं बताते हैं, कब देंगे, कैसे देंगे। अब इस सारी चीजों की शुरुआत अगर आप थोड़ा सा देखें, जिस आर्टिकल के अंदर भी मेंशन किया हुआ है, वो कोप के थ्रू होती हैं। कोप क्या है, एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। जब भी क्लाइमेट चेंज वगैरह को लेके कोई भी मीटिंग वगैरह होती है तो कोप की मीटिंग होती है, जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। यूएनएफ ट्रिपल सी जो है, इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, 1992 में, यू नो वेरी वेल, जब अर्थ समिट हुआ था। तो अर्थ समिट के बाद जो है 1994 में फिर हमारे पास यूएनएफ ट्रिपल सी की शुरुआत हुई थी। है नहीं, आपको अच्छे से पता है। फिर क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में। चलते 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 वो कहानी कहाँ पे पहुंची, वो कहानी पहुंची आपकी 2009 में। ठीक है, और फिर वो कहानी पहुंची 2010 में। 2009 में और 2010 में, 2009 में वो कहानी कहाँ पे पहुंची, वो कहानी पहुंची आपकी जो है कोपेनहेगन के अंदर। ठीक है, और फिर वो यहाँ पे पहुंची, वो सॉरी, यहाँ पे, हाँ, कोपेनहेगन के अंदर पहुंची। और फिर वो कहानी आपकी पहुंची कैनकुन के अंदर। ठीक है, कैनकुन मैक्सिको में पड़ता है। अब यहाँ पे बात हुई फंडिंग की। ठीक है, कि भैया फंडिंग करनी है, और फंडिंग करने के लिए क्या बनेंगे, हम लोग एक फंड बनाएंगे जिसे कहा गया ग्रीन क्लाइमेट फंड। ठीक है, ये फंड हम लोग बनाएंगे, और इसके अंदर पैसा कौन देगा, हम तो नहीं देंगे। इसके अंदर पैसा देंगी डेवलप्ड कंट्रीज। कितना पैसा देंगी, $100 बिलियन। सॉरी, ये रुपये नहीं है, डॉलर है। $100 बिलियन एवरी ईयर बाय 2030।
20 ये पैसा दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने हमसे वादा किया। लेकिन मिला क्या हमें हाथ में? चिल्लर। पैसा उन्होंने दिया ही नहीं, बहुत कम पैसा दिया। मतलब आपने $100 बिलियन हर साल प्रॉमिस किया, लेकिन आपने कुल मिला के अभी तक जो है $20-30 बिलियन ही दिया है भैया। हर साल तो छोड़िए, टोटल भी आपने नहीं दिया। तो पहली समस्या तो ये। और ये तो 2009-2010 की बात है यार, अब तो 2023 आ गया है। तो ये $1 बिलियन तो अभी $1 ट्रिलियन में चेंज हो गया है। हमें इससे ज्यादा हेल्प चाहिए। अब बीच में चलते 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 जो है वो 2000 फिर हमारे पास आ गया, 2015-16 में अपने पास आ गया पेरिस अग्रीमेंट। ठीक है, पेरिस देखो 2020 तक तो यही चल रहा था ऊपर वाला, ग्रीन क्लाइमेट फंड। अब 2020 के बाद क्या होगा, वो डिस्कशन किया गया पेरिस के अंदर। पेरिस के अंदर भी वही सेम बात हुई कि डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री को हेल्प करेंगी फाइनेंशियली। और उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है जी, उसे कहा जाता है ये न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, NCQG। ठीक है, पहले कमिटमेंट किया गया था 2009 में, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 100 बिलियन पर ईयर। लेकिन ये तो मिलेगा नहीं। फिर 2015 में पेरिस अग्रीमेंट हुआ, फिर इसमें हम लोगों ने कहा कि न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल के तहत हम लोग कह देंगे पैसा देंगे। कब तक देंगे? वैसे तो इसका जो गोल है वो 2022 से लेके 2024 तक है, लेकिन आप इसको कह सकते हो प्रायर टू 2024 5, मतलब वो 2024 तक ही जाता है, वैसे अगले साल तक का ही है, इसमें कुछ और ज्यादा है नहीं। अब समस्या ये है कि पैसा वो यहाँ पे भी नहीं दे रहे हैं। तो जो पुराने वाला कमिटमेंट था 2009 में किया गया था ग्रीन क्लाइमेट फंड, उसको रिप्लेस किया जाएगा बाय दिस न्यू वन, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। इतना आपको पता होना चाहिए। तो कहानी की तरह इसको याद रखो। 2009 में शुरुआत हुई, ठीक है। पहले बात जो है कोपेनहेगन के अंदर हुई, कैनकुन के अंदर हुई, फिर पेरिस के अंदर हुई। बात क्या हो रही है? फंडिंग को लेके बात हो रही है। कितना पैसा देना है? 100 बिलियन पर ईयर टिल 2020। अब ये तो चला गया, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। अभी बचा नए वाला न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, जो कि पेरिस के अंदर बातचीत हुआ था। ठीक है जी। अब ये पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके ऊपर सारा झगड़ा चल रहा है। तो ये जो न्यू क्वांटिफाइड गोल है, इसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्लाइमेट गोल कहा गया है आज तक का। क्यों? इट पुल्स अप द सीलिंग ऑन द कमिटमेंट फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्री। मतलब डेवलप्ड कंट्री कितना पैसा देंगी, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जितना आपका मन करे आप उतना दीजिए। It is supposed to anchor to the evolving needs and the priorities of the developing country based on the scientific evidence। भैया हम लोग मुंह उठा के कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पे कह रहे हैं कि आप पैसा दीजिए। कौन करता है ये साइंटिफिक एविडेंस? यूजुअली IPCC, ठीक है, इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये साइंटिफिक एविडेंस प्रोवाइड करवाता है कि भैया कितना पैसा चाहिए हर साल, किस प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा लगेगा, ये साइंटिफिक एविडेंस देता है। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे बात होगी। इट शुड रिस्पॉन्ड टू द एवर इंक्रीजिंग सम ऑफ द फंडिंग नेसेसरी फॉर द लॉस एंड डैमेज इन रिस्पॉन्स टू द फेल्ड ऑफ द डिलेड फाइनेंशियल सपोर्ट। अगर किसी डेवलप कंट्री ने पैसा देने का वादा किया था लेकिन उसने नहीं दिया है, या उसने पैसा देने में डिले कर दिया है, या वो फेल हो गया है, उस केस में वो जो पैसे का कमिटमेंट था वो इंक्रीज होता चला जाएगा। अब बातें तो बड़ी बड़ी लगती है सुनने में, लेकिन हाथ में बाकी आता क्या? ठेंगा ही आता है भाई। वादे कर देते हैं बड़े बड़े, निभाए जाते नहीं आपसे 2% भी। ये हमेशा से होता ही रहा है, आज से नहीं, बहुत पहले से हो रहा है। लेकिन हमें न्यू गोल की क्यों रिक्वायरमेंट है? भाई सीधी सी बात है, मैं 15 घंटे पढ़ूंगा डेली। मैंने जब यूपीएससी की तैयारी किया तो हमने सोचते ही है डेली 15 घंटे पढ़ाई करूंगा, साल भर पढ़ाई करूंगा, अगले साल मेरा रिजल्ट आ जाएगा। अननेसेसरी गोल्स, अनप्रैक्टिकल गोल्स हो जाते हैं। 15 घंटे कोई पढ़ थोड़ी ना सकता डेली बेसिस पे, नहीं, मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पुराने गोल आप अचीव नहीं कर पाते हो, तो आपको रियलिटी का एहसास होता है। फिर आप नए प्रैक्टिकल गोल अचीव करने की कोशिश करते हो। 15 घंटे नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, 10 घंटे से शुरुआत करें। 10 घंटे नहीं पढ़ सकते, कम से कम 8 घंटे से शुरुआत करें, 6 घंटे से शुरुआत करें। अपने गोल्स को आप अपडेट करते चले जाइए। अब ये नहीं है कि भैया 6 घंटे से फिर मैं तो 2 ही घंटे पढ़ूंगा, मेरी तो उतनी ही कैपेसिटी है, फिर तो यूपीएससी की तैयारी छोड़ दीजिए। 2 घंटे से तो नहीं होने वाला है, 8-10 घंटे तो कम से कम चाहिए आपको। तो नए गोल हमें क्यों बनाने की रिक्वायरमेंट है? क्योंकि पुराने गोल ने आपने हमें फंडिंग नहीं दिया है। $100 बिलियन आपने हमें टोटल प्रोमिस किया था, लेकिन कितना मिला अब तक? ओनली 83 बिलियन। और ये 100 बिलियन हर साल देना था। अब तक तो ये $1 ट्रिलियन से प्लस हो जाता, लेकिन आपने हमें कुछ भी नहीं दिया। बीच में फिर वो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ गया, उन्होंने कहा हमारे पास पैसा ही नहीं है। और सुनिए, जो फंडिंग इवन आपने हमें दिया है, ये डेटा भी सही नहीं है।
ओक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि ये जो पैसा आया है ये इन्फ्लेटेड है, 225% ज्यादा दिखाया गया है, जबकि पैसा हाथ में कुछ भी नहीं है। वो कुल मिला के 15 से 20 बिलियन डॉलर ही है, लेकिन उसको 83 बिलियन दिखाया गया है। तो बहुत ज्यादा डिसऑनेस्टी भी यहाँ पे आपको नजर आ रही है, शेडी रिपोर्टिंग नजर आ रही है। बिना इन्वेस्ट किए दिखा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, जैसे हमारे यहाँ पे होता है। कागजों पे सड़कें बना दी जाती हैं, लेकिन ग्राउंड पे सड़कें होती ही नहीं। पुल बना दिए जाते हैं, पुल ग्राउंड पे होते ही नहीं। वो सारी समस्याएं यहाँ पे भी आती हैं, इंटरनेशनल चीजों में भी आती हैं, राइट। और ये ज्यादातर ना पॉलिटिक्स नजर आ रही है, रादर देन सीरियस कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट। क्योंकि क्लाइमेट फाइनेंस की कोई प्रॉपर डेफिनेशन ही नहीं है। जब 2009 के अंदर ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने की बात की गई कोपेनहेगन वगैरह में, तो डेफिनेशन ही नहीं है क्लाइमेट फाइनेंस की, तो सब अपने तरीके से डेफिनेशन बनाए जा रहे हैं। अपने तरीके से का क्या मतलब हुआ? बहुत सारी डेवलप्ड कंट्री प्राइवेट सेक्टर को के थ्रू फंडिंग करवा रही हैं, क्योंकि डेफिनेशन नहीं है ना यार। तो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू करवा रही हैं। प्राइवेट सेक्टर का भैया काम चैरिटी थोड़ी होता है। प्राइवेट सेक्टर तो पैसे की बात करता है, प्रॉफिट की बात करता है, बेनिफिट की बात करता है। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर के थ्रू जो फंडिंग आती है उस पर भरोसा नहीं है। और ये इवन डेवलपिंग कंट्री को लोन देती हैं, क्रेडिट देती हैं भैया, और बदले में उनसे इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करती हैं क्लाइमेट फंडिंग के नाम पे। ये सारी चीजें हो रही है, प्राइवेट तरीके से फाइनेंसिंग हो रही है, डिले हो रहा है, और जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक पैसा नहीं पहुंच रहा है। ये समस्याएं। तो कैसे इन समस्याओं को दूर करेंगे? चैलेंजेस तो हमारे पास ऑफ कोर्स हैं ही, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री का ये कहना है कि भैया कलेक्टिव गोल है। अरे भाई, कलेक्टिव गोल क्यों? बर्बादी तो आपने किया, ग्रीन हाउस गैसेस तो आपने फैलाई, क्लाइमेट चेंज तो आपकी 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 देन है। कलेक्टिव गोल क्यों? कलेक्टिव गोल का मतलब है कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री दोनों की जिम्मेदारी है। हम लोग मानते हैं कि हमारी जिम्मेदारी भी है, नो डाउट, लेकिन पहली जिम्मेदारी आपकी है, ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है, बिकॉज आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, हम कम रिस्पॉन्सिबल है। तो जब मिटिगेशन, अडेप्टेशन, लॉस डैमेज वगैरह की बात आती है, नेट जीरो की बात आती है, तो डेवलपिंग कंट्री की से पहले डेवलप्ड कंट्री को यहाँ पे आगे आना चाहिए। ठीक है, तो 2024 के बाद क्या होगा, एक प्रॉपर रोड मैप बनाने की जरूरत है। वैसे तो इन्होंने कहा है कि 2030 तक आपको जो है कम से कम 5 से 6 ट्रिलियन डॉलर चाहिए। अब बात बिलियंस में नहीं हो रही है, अब बात ट्रिलियंस में हो गई है। लेकिन क्या ये प्राइवेट सेक्टर दे सकता है? ऑफ कोर्स नहीं दे सकता। तो जो एनडीसीज वगैरह हैं, इनको अगर फुलफिल करना है, पंचामृत जिसको हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे इंडिया वाले केस में, तो क्या सिर्फ प्राइवेट सेक्टर से काम चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। गवर्नमेंट सेक्टर को भी सामने आना पड़ेगा, तभी भैया यहाँ पे काम चलेगा। अब इसी से मिलता जुलता एक और आर्टिकल है जो आज टैक्स सेक्शन में आया है। तो कोप कोप 28 जो है वो होने वाला है दुबई के अंदर। अब उसके ऊपर भैया चल रहा है बहुत तगड़ा क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या है? ये जो भाई साहब हैं जो आपके इस पिक्चर में नजर आ रहे हैं, इनका नाम है सुल्तान अहमद अल जबेर। ठीक है, ये वहां पे मिनिस्टर भी हैं, और ये एक बहुत बड़ी फॉसिल फ्यूल कंपनी है, उनके जो है वो सीईओ भी हैं। मतलब ये पेट्रोल और डीजल, पेट्रोलियम और डीजल दोनों निकालते हैं। पेट्रोलियम मतलब डीजल, पेट्रोलियम से ही पेट्रोल डीजल बनता है। तो पेट्रोलियम मतलब क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, ये तो फॉसिल फ्यूल है ना, ये उनको निकालते हैं। तो आप एक ऐसे इंसान को कैसे कोप का चेयरपर्सन बना सकते हो, प्रेसिडेंट बना सकते हो, जिनकी खुद की भाई पेट्रोलियम और नेचुरल गैस निकालने की कंपनीज हैं? कितना बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये। कोप क्या कहता है? कोप कहता है कि वी नीड टू फेज आउट फॉसिल फ्यूल्स। उनका तो टारगेट ही है फॉसिल फ्यूल को फेज आउट करना। लेकिन ये भाई साहब प्रेसिडेंट बने हैं जो खुद एक फॉसिल फ्यूल कंपनी को के मालिक हैं, उनके बड़े सीईओ हैं। बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट है। तो कई यूरोपियन कंपनीज, अमेरिका के बहुत सारे मिनिस्टर्स वगैरह ने लेटर लिखा है यूएनएफ ट्रिपल सी को कि इन भाई साहब को यहाँ से हटाइए, क्योंकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये, कहीं ना कहीं एथिकल और मोरल कन्फ्लिक्ट भी है। ये यहाँ पे पूरी बात हो रही है। अब इसको हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे वो एक अलग बात है। हालांकि दुबई वाले ऐसा करते नहीं है, हटाएंगे नहीं। क्योंकि इन्होंने ना क्या किया ना, बीच बीच में कुछ सोलर पावर प्लांट वगैरह, विंड पावर प्लांट भी लगाए हैं कहीं ना कहीं। कुछ लोगों का कहना है कि ये ये फालतू की बात बात है। इनका मेन काम पेट्रोलियम ही है, ये अपनी थोड़ी इमेज को सुधारने के लिए ऐसा कर देते हैं चैरिटी के तौर पे, है ना। थोड़ा बहुत 20-50 मिलियन इधर उधर इन्वेस्ट कर दे, कोई बड़ी बात होती नहीं है। ये सिर्फ ग्रीन वॉशिंग हो रही है, एक इमेज की बात हो रही है। जैसे कई बार सलमान खान के लिए कहा जाता है कि वो बीइंग ह्यूमन के थ्रू अपनी इमेज सुधारना चाहते हैं, है ना। उस तरह की चीजें बेसिकली जो इनके बारे में कही गई हैं, सुल्तान के बारे में। अब वो क्या होगा क्या नहीं होगा एक अलग बात है, बट इस आर्टिकल के बारे में ज्यादा आपने नहीं जानना है।
ठीक है, जितना मैंने आपको बताया उतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। चलिए जी, मोदीज यूएस विजिट यील्ड्स मैनी वाइटल अग्रीमेंट्स, ये टॉपिक हम लोग आने वाले दिनों में भी करेंगे जब अग्रीमेंट पूरे हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो बेसिक अग्रीमेंट की बात की गई है वो क्या है? जेट इंजन, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी मानी जाती है जेट इंजन की। आपके पास जितना पावरफुल जेट इंजन होगा आप उतना ही पावरफुल शिप्स बना सकते हो, उतने ही पावरफुल आप जेट इंजन बना सकते हो, उतने ही पावरफुल आप प्लेन्स बना सकते हो। जितना स्ट्रॉन्ग जेट इंजन हो, भाई सारा खेल जेट इंजन का ही होता है, ऑब्वियस सी बात है। एक मोपेड का इंजन छोटा होता है, बुलेट का इंजन स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ले डेविडसन का स्ट्रॉन्ग होता है, उतनी ही स्ट्रॉन्ग बाइक्स भी बनती हैं। तो जेट इंजन के बारे में जो हम लोगों ने एक बड़े शानदार डील यहाँ पे किया है। तो जनरल इलेक्ट्रिक, जो अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ दोनों ने अग्रीमेंट किया है। और इन्होंने कहा है कि हम लोग इंडिया में, ये बड़ी खास बात है, इंडिया के अंदर JE414 जेट इंजन बनाएंगे। इंडिया में आके बनाएंगे, अमेरिका में नहीं। किसके लिए? हमारे तेजस MK2 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए। ये यहाँ पे बड़ी खास बात है। और इस मीटिंग में कहा गया है कि इंडिया अमेरिका से 30 ड्रोन्स भी परचेज करने वाला है, जिसके बारे में हमने शायद लास्ट वीक बात भी किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट 2024 तक हम लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी कुछ ना कुछ कोलैबोरेट करेंगे। उसके अलावा एक नया चीज हम लोगों ने, डिफेंस सेक्टर ने दोनों कंट्रीज के एक लॉन्च किया जिसे कहा गया इंडस एक्स, इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। इसे इंडस एक्स कहा गया है। इसमें क्या किया गया है? प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया है दोनों कंट्री से। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोलैबोरेशन भी होगा, प्राइवेट। देखो यार एक बात ना, पिछली बार भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था प्राइवेट सेक्टर के बारे में। अमेरिका के साथ आप ये मान लीजिए कि कोई भी डील हो, कोई भी कंट्री करे किसी भी मामले में, वहां पे प्राइवेट सेक्टर 100% इन्वॉल्व होता है। और आजकल तो इंडिया भी प्राइवेट कंपनीज को आगे प्रमोट कर ही रहा है ऑफ कोर्स। तो प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट हमेशा रहती है। तो जब भी प्रीलिम्स वगैरह में क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या होगा, बड़े बड़े जो है वो मिलिट्री डिपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे एक दूसरी कंट्रीज के अंदर। यहाँ पे जो मेन प्रिंसिपल है वो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, मेंटोर प्रोटीज। देखिए इंडिया की जो डिफेंस कंपनीज है ना, वो अभी नई है ना, नई है, 5-7 साल से बनी हुई है। अमेरिका की जो कंपनीज है वो पिछले 100-150 साल से काम कर रही है डिफेंस सेक्टर में। तो वो हमारे लिए मेंटोर का काम करेंगी, हम उनके एज अ स्टूडेंट का काम करेंगे। तो हमें मेंटोर करेंगी, गाइडेंस देंगी, ताकि हम लोग इंडिया में जो है डिफेंस इक्विपमेंट्स बना सकें। हमारा तो टारगेट भी है कि 2025 तक हम लोग जो है $5 बिलियन से ज्यादा का एक्सपोर्ट करेंगे डिफेंस में। लेकिन अकेले तो नहीं कर सकते, हेल्प चाहिए। किसकी हेल्प चाहिए? एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए। रशिया से हम लोग हेल्प मांग नहीं रहे हैं फिलहाल, तो अमेरिका हमारी हेल्प कर दे रहा है। उसके अलावा अमेरिका की एक बहुत बड़ी माइक्रोन टेक्नोलॉजी करके जो है सेमीकंडक्टर कंपनी है, उसने भी कहा है कि हम लोग गुजरात में सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कुछ इन्वेस्ट करेंगे। कितना करेंगे? $825 मिलियन। उसमें कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इन्वेस्ट करेगी, इंसेंटिव्स वगैरह देगी। तो कुल मिला के ये हमारा अभी अग्रीमेंट यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए एक अलग से आर्टिकल भी दिया है। इतना ज्यादा डिटेल्स नहीं पढ़नी होती है यूपीएससी के परस्पेक्टिव से। मोटी मोटी चीजें जो मैंने आपको बताई आपके लिए सफिशिएंट है। बाकी जो मंथली मैगजीन आती है थोड़ा बहुत डिटेल आप उसको उसमें मिल जाता है। और आने वाले वीक में हम लोग इसके बारे में और डिटेल भी डिस्कशन करेंगे। कोई ना कोई अच्छा ट्यूटोरियल आएगा या कोई ना कोई अच्छा टेक्स्ट सेक्शन में पूछेगा आपसे वो। चलिए जी, सैटरडे को हमारी करंट अफेयर क्लास होती है, जैसा आपको पहले से पता ही है। मैं वो क्लास करता हूँ, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के परस्पेक्टिव से क्लासेस आपकी होती हैं। और सिर्फ इंडियन, सिर्फ द हिंदू पे ही नहीं बल्कि इंडियन एक्सप्रेस, उसके अलावा PIB, डाउन टू अर्थ, कई सारे सोर्सेज से करंट अफेयर यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। तो ये कोड दिया हुआ है, स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हो। SC1000 अगर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ₹1000 का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। वैसे डिस्काउंट आपको नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी प्रोग्राम बहुत कॉस्टली नहीं है, बड़ा आसान सा साधारण सा रखा हुआ है पूरा सिस्टम हम लोगों ने। और अगर फाउंडेशन कोर्स अगर में लॉन्च करना है तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, वेबसाइट को जाकर भी विजिट कर सकते हैं। चलिए जी, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। MPC स्ट्रेसेस नीड फॉर द इन्फ्लेशन विजिल। MPC का मतलब क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। स्ट्रेस किया है इसने, फोकस किया है किस चीज के ऊपर? इन्फ्लेशन के ऊपर। क्योंकि RBI लीगल तौर पे, कानूनी तौर पे उसकी ड्यूटी है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। कानूनी तौर पे कह रहा हूं, कानून में लिखा हुआ है। जब हम लोगों ने MPC बनाई थी 2016 में, उसके अंदर लिखा हुआ है प्राइमरी जॉब ऑफ RBI इज टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन शुड नॉट गो बियॉन्ड द लिमिट। विच लिमिट?
2% टू 6%, दैट इज द लिमिट। तो एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की प्राइमरी ड्यूटी है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। और इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है? मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करके, है ना। और मनी सप्लाई कम या ज्यादा कैसे होती है भैया? रेपो रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करके। कितनी बार हम लोग ये टॉपिक कर चुके हैं? 50 बार ये टॉपिक कर चुके हैं। इंटरेस्ट रेट को कम करना है, ज्यादा करना है, मनी सप्लाई कम होगी, मनी सप्लाई ज्यादा होगी। जब मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है तो इन्फ्लेशन हाई हो जाता है। मनी सप्लाई जब कम हो जाती है तो इन्फ्लेशन कम हो जाता है। तो ये एमपीसी का काम होता है। एमपीसी 2016 में जो है कॉन्स्टिट्यूट की गई थी और उसके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंदर में। यूजली जो है साल में 4 बार इसको बैठना रहता है, 2 महीने में यूजली जो है कंपलसरी है इसको एक बार बैठना। इसके 6 मेंबर होते हैं, पहले आपको मैं बता चुका हूँ। 3 मेंबर जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ही होते हैं। 3 जो है एक्सटर्नल मेंबर होते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो मेजोरिटी के बेसिस पे लिए जाते हैं। लेकिन अगर डिसीजन टाई हो जाता है, 50-50% हो जाता है, सिक्का खड़ा रह जाता है, जैसे शोले फिल्म में हुआ था, उस केस में जो गवर्नर होते हैं आरबीआई के, उनकी कास्टिंग वोट होती है। जैसे हमारे पार्लियामेंट में स्पीकर के पास वो होता है। उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन पे एमपीसी को बनाया गया था। उर्जित पटेल कमेटी 2013 में बनाई गई थी। और भी एमपीसी के बारे में हमारे पास कई सारी कमिटीज हैं। वाई वी रेड्डी है, तारापुर कमेटी है, पर्सी मिस्त्री कमेटी है, रघुराम राजन कमेटी है। लेकिन फाइनली उर्जित कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया था। ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो आरबीआई के अंदर जो डायरेक्टर्स होते हैं, देखिए तो हमारे पास मेन हमारे आरबीआई के गवर्नर ही होते हैं। उसके अलावा हमारे पास डायरेक्टर्स भी होते हैं। कुछ डायरेक्टर हमारे पास फुल टाइम होते हैं, कुछ हमारे पास पार्ट टाइम होते हैं। तो जो ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं वो फुल टाइम डायरेक्टर होते हैं। ठीक है। इनके अंदर हमारे गवर्नर आते हैं और 5 डेप्यूटी गवर्नर तक हो सकते हैं। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। ठीक है। लेस देन 5 डेप्यूटी गवर्नर्स। फिर होते हैं नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स। ये 2 तरह के होते हैं। पहले तो सरकार के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है। और दूसरे 4 डायरेक्टर होते हैं जिनमें से 4 रीजनल बॉडीज, जैसे हमारे यहाँ पे चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, है ना। तो जो 4 कोलकाता 4 रीजनल ऑफिस हैं, उनके अंदर 4 डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा आपको इसके बारे में, डायरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना आरबीआई का प्राइमरी फंक्शन है, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन इसके अलावा और भी आरबीआई के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। आप जब नॉर्मली अपनी बुक्स पढ़ते हो इकोनॉमी की, तो वहां पे सब चीजें दी हुई हैं आपको। मेजर मेजर क्या है? मैनेजिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो इंडिया के पास जो भी डॉलर वॉलर आता है बाहर से भैया, तो वो सब कौन मैनेज करता है? आरबीआई करता है। करेंसी को प्रिंट करना, है ना, वो कौन काम करता है? आरबीआई करता है। हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का रेगुलेटर है, तो बैंक्स वगैरह को लाइसेंस वगैरह देना, वो काम कौन करता है? बैंक का मर्जर करना, बैंक को एक्सपेंशन करना, लिक्विडिटी एसेट्स वगैरह को मैनेज करना, बैंक को लाइसेंस वगैरह देना, वो सब काम कौन करता है? आरबीआई तो करता है, क्योंकि यही प्राइमरी रेगुलेटर है। करेंसी इशू करता है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया। बैंकर टू द बैंक्स, जैसे मेरा बैंकर एसबीआई है, ऐसे ही एसबीआई का बैंकर कौन होता है? आरबीआई होता है। तो जो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन वगैरह होती हैं वो आरबीआई के थ्रू होती हैं। अब एसबीआई ने पीएनबी को पैसा भेजना है, तो किसके थ्रू जाएगा? चैनल के थ्रू। वो आरबीआई के थ्रू जाएगा। आरबीआई की ही सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये। तो बैंकों का बैंक होता है आरबीआई। ठीक है। उसके अलावा अगर इमरजेंसी पड़ गई किसी बैंक को, उसके पास जो है पैसा नहीं है, या वो मैनेज नहीं कर पा रहा अपनी सीआरआर एसएलआर वगैरह को, तो किससे पैसा लेगा क्राइसिस के टाइम पे? आरबीआई से लेगा। भैया कहीं आप ही हमारे माई बाप हो, तो उसे कहते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। ठीक है। उसके अलावा जो ओवरसीज मार्केट ऑपरेशन वगैरह होते हैं, ठीक है, वो सब आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं। और गवर्नमेंट का जो भी डेट मैनेजमेंट वगैरह होती है, यानी कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह होती हैं, वो आरबीआई के थ्रू ही होती हैं। वो कैश को होल्ड करना, पब्लिक डेट वगैरह को मैनेज करना, स्टेट्स के गवर्नमेंट वगैरह के, वो सब आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो इट्स अ वेरी पावरफुल बॉडी। इट्स अ वेरी पावरफुल बॉडी। लाइसेंस वगैरह देना, नए बैंकों को एस्टेब्लिश करना, बैंक ब्रांच को एक्सपेंड करना, लिक्विडिटी ऑफ देयर एसेट्स। बैंकों के अंदर जो लिक्विडिटी होती है, मतलब कुछ बॉन्ड के रूप में हो सकता है, कुछ गोल्ड के रूप में, कैश के रूप में, वो सब कौन मैनेज करता है? आरबीआई मैनेज करता है ना। बैंकों की जो मैनेजमेंट है, उसकी मेथड जो वर्किंग है, आरबीआई के द्वारा मैनेज किया जाता है। मर्जर्स वगैरह, यस। रिकंस्ट्रक्शन द लिक्विडेशन, यस। ये सब आरबीआई की बड़ी इंटरेस्टिंग सी पावर होती है। अब मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर ने एक बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर एक प्रोविजन अप्लाई किया है आरबीआई का। आरबीआई का एक प्रोविजन होता है, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 के तहत, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीफ मेजर बाय द बैंक्स इन एरिया अफेक्टेड बाय द नेचुरल कैलामिटीज डायरेक्शंस 2018।
ये कोविड के टाइम पे भी लागू किया गया था, पता है आपको? कोविड में क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई थी, लोगों के पास काम धंधा था नहीं, अनएम्प्लॉयड हो गए थे। तो भाई जिन लोगों ने बैंकों से लोन लिया हुआ है वो लोग कैसे चुकाएंगे जब उनके पास काम ही नहीं है? तो उस केस में क्या होता है, जो लोग लोन लिए होते हैं, जो बोरोवर्स होते हैं, उनको कुछ रिलीफ दिया जाता है बोरोवर्स को। कुछ समय के लिए उनके जो लोन होता है उसको मोरिटोरियम बोलते हैं। तो उनको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया जाता है 6 महीने भर के लिए, साल भर के लिए, क्योंकि आपके पास काम नहीं है ना, तो पैसा नहीं चुकाओगे, रिलीफ दिया जाता है बोरोवर्स को। कोविड के टाइम पे भी ये किया गया था। ये प्रोविजन अभी मणिपुर ने भी इन्वोक किया है। हालांकि मणिपुर में राइट्स हो रहे हैं, वायलेंस हो रहा है, जैसे कि आपको पता है। तो कई सारे डिस्ट्रिक्ट में तो मणिपुर में हालत बहुत ही खराब हो गई है यार। ठीक है, तो उस केस में मणिपुर की गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम लोग बोरोवर्स को रिलीफ देंगे, मोरेटोरियम देंगे, और इस रेयर जो एक्ट है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। चलिए जी। कैन अ शॉर्टर मेडिकल कोर्स सोल्व रूरल डॉक्टर शॉर्टेज? ये आर्टिकल मैं आपको आज ना सेकंड टाइम करवा रहा हूँ। पहले ये आर्टिकल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं काफी समय पहले, लास्ट ईयर बेसिकली हम लोगों ने किया था ये आर्टिकल। अब आज को दोबारा से करेंगे। यही तो फायदा है न्यूज़पेपर करने का, एक चीज रिपीट होती रहती है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी खासी बन जाती है। अब न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसीलिए है क्योंकि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने ये कहा कि भाई जो 5 साल का एमबीबीएस का कोर्स होता है ना, 5 साल के एमबीबीएस कोर्स करने के बाद कोई आदमी फिर ट्रेनिंग करता है 1 साल, फिर वो जाके कहीं उसकी पोस्टिंग होती है। इससे क्या होता है, हमारे जो रूरल इंडिया है, स्पेशली जो गांव वगैरह हैं, छोटे शहर हैं, कस्बे हैं, वहां पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हो पाते, क्योंकि 6-6 साल का वो कोर्स करना पड़ता है। तो चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि क्यों ना हम एक 3 साल का छोटा डिप्लोमा कोर्स इंट्रोड्यूस करें, जिससे जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वगैरह है ना, वहां पे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी हो सके। अब उन्होंने ये प्रपोजल दिया, और ये पहली बार प्रपोजल नहीं है, पहले भी इस तरह के प्रपोजल आते रहे हैं। वैसे आपको मैं बताऊं, 1940s में एक्चुअली में ऐसा प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि छोटे कोर्स करेंगे, डिप्लोमा टाइप के कोर्स, और उन लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे छोटे गांव में। फिर 1946 में एक कमेटी बनाएगी जिसे भोर कमेटी कहते हैं। भोर कमेटी ने कहा कि नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि आजादी के बाद इंडिया इतने डॉक्टर प्रोड्यूस कर देगा, इतने डॉक्टर प्रोड्यूस कर देगा कि इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस प्रपोजल को बाद में हटा लिया गया। अब ये जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर जी ने प्रपोजल दिया है, ममता बनर्जी जी ने, कुछ लोग उसको कह रहे हैं कि ये तो बड़ा अच्छा सॉल्यूशन है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, सॉल्यूशन नहीं। उसके बारे में बेसिकली पूरा आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है। तो व्हाट आर द सॉल्यूशंस एंड द चैलेंजेस, व्हाट आर द, ठीक है, मतलब गुड्स एंड बैड एस्पेक्ट ऑफ दिस, वो उसके बारे में बात करता है। पहली बात तो आप एक चीज देखिए कि जो आदमी डिप्लोमा करके आएगा, नहीं, पहले तो अब ये समझने की रिक्वायरमेंट है भाई, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में है, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी, ये दो चीजें हैं, दोनों का अपने फोकस करना है। अवेलेबिलिटी और रिटेनमेंट। ठीक है, पहली बात तो हमारे पास डॉक्टर्स है नहीं। वैसे आपको बताता चलो, इंडिया में लगभग 1 लाख जो है मेडिकल की सीट्स हैं। तो पहली, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है भाई, 150 करोड़ लोग हमारे देश में हैं, 140-42 करोड़ लोग हैं। तो 1 लाख डॉक्टर से तो कुछ भी नहीं होता है। इनमें से बहुत सारे डॉक्टर होते हैं वो तो भैया ट्रेनिंग करके विदेशों में ही चले जाते हैं, कुछ अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में, मम्मी मम्मी पापा के हॉस्पिटल में ही बैठ जाते हैं। तो अवेलेबिलिटी तो है ही नहीं गाँव में, क्योंकि उनको जाने में इंटरेस्ट नहीं है। गाँव में फैसिलिटी नहीं है, सैलरी अच्छी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पंखे पंखे के नीचे डॉक्टर को बैठना पड़ता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में हम बढ़िया एसी रूम के अंदर जाके बैठते हो, फीस आप बहुत ज्यादा चार्ज करते हो। अवेलेबिलिटी बहुत बड़ी समस्या है रूरल इंडिया में। और अगर मान लो कोई डॉक्टर अवेलेबल भी है तो वो 2-3 साल से ज्यादा काम नहीं करता, वो भाग जाता है वहां से, उसको रिटेन करना बड़ा मुश्किल है। ये दो समस्याएं सबसे ज्यादा है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं? पहली बात ये कहता है कि देखिए, द डिप्लोमा कोर्स में नॉट ट्रेन ट्रेनीज एडिक्वेटली टू डील विद द कंडीशन इन द रूरल एरियाज। अब डिसीज बर्डन की अगर हम लोग बात करें तो रूरल इंडिया में ज्यादा है डिसीज बर्डन एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। तो क्या 3 साल का आदमी जो डिप्लोमा करके आएगा, वो ट्रेनी, तो क्या रूरल कंडीशन, वहां पे जो जिस तरह के मरीज आते हैं, डिसीज होते हैं, क्या उनको हैंडल कर सकता है इमरजेंसी सिचुएशन में? ऑफ कोर्स नहीं कर सकता।
लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे, फैसिलिटी वहां पे है नहीं। उस केस में क्या उस डॉक्टर को आप वहां पे लेके आओगे, क्या वो वहां पे टिकेगा? ऑफ कोर्स नहीं टिकेगा। ये कुछ चीजें इन्होंने यहाँ पे बताई हैं। उसके अलावा इन्होंने ये कहा कि भैया इट मेक सेंस टू ड्राइव अ कैडर ऑफ द डॉक्टर्स हु आर कैपेबल ऑफ द प्रोवाइडिंग फास्ट फर्स्ट लेवल केयर टू द रूरल कंट्री साइड इफ नॉट द हैंडलिंग द क्रिटिकल सिचुएशन। आप उनको सर्जरी करने के लिए इन्होंने थोड़ी कह रहे हो सर्जरी मत करिए, क्योंकि आपने सर्जरी करने आती ही नहीं है। लेकिन फर्स्ट लेवल केयर तो दे सकते हो ना यार, 3 साल की ट्रेनिंग के बाद। वो तो हमारे झोला छाप डॉक्टर भी दे देते हैं, वो तो आप दे सकते हो। हाँ, आप वो दीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है, आप उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो उस पेशेंट को किसी दूसरे डॉक्टर के पास, सीनियर डॉक्टर के पास, किसी दूसरे सेंटर। मान लो किसी का ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो आपने ब्लीडिंग रोक दिया, उसको थोड़ा मरहम पट्टी कर दिया, उसके बाद आपने भेज दिया, वो तो आप कर सकते हो, है ना। उसके अलावा क्या कहते हैं, वी कैन कंसीडर मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हु फंक्शन इन द सब सेंटर्स और रंग बिलो पीएचसी। देखिए जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, ये यहाँ पे तो आपको काफी ज्यादा एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन प्राइमरी हेल्थ सेक्टर से सेंटर से नीचे जो छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, जो छोटे छोटे क्लिनिक होते हैं, वहां पे आप उन डॉक्टर्स को आराम से रख सकते हो, ताकि जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं उनका इलाज किया जा सके। वो तो कर सकते हो। दूसरी बात ये है, लोगों का ये कहना है कि भाई ये लो क्वालिटी डॉक्टर्स होंगे। पहली बात तो डॉक्टर है ही नहीं, वो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, और आप उनको गांव में भेजोगे। भाई क्या गांव वालों ने गलती कर दी है गांव में पैदा होके? क्या आप उनको लो क्वालिटी के डॉक्टर्स जो है मेडिकेयर भेज रहे हो? शहरों वालों को तो बढ़िया डॉक्टर मिल रहे हैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर मिल रहे हैं, गांव वालों को लो क्वालिटी डॉक्टर्स मिल रहे हैं, तो ये तो सरेआम डिस्क्रिमिनेशन है। ऐसे थोड़ी ना डेमोक्रेसी में होता है। गांव में रहने वाले आदमी को भी उतना ही हक है जितना शहर में रहने वालों को है। प्रॉपर क्वालिटी के डॉक्टर वहां पे होने चाहिए, है ना। अब कुछ लोगों का कहना है कि भाई ये ना सारी बड़ी बड़ी बातें हैं, ये आइडियलिज्म की बातें हैं, प्रैक्टिकल चीज नहीं है। मतलब अभी आप ये समझ लीजिए कि हाई क्वालिटी डॉक्टर वहां पे आएगा नहीं, और लो क्वालिटी डॉक्टर आप वहां पे रखोगे नहीं, तो गांव वाला आदमी तो बेचारा वैसे ही मर जाएगा। तो आइडियलिज्म होना ठीक है अपनी जगह, लेकिन वी नीड टू बी मोर प्रैक्टिकल अबाउट द ग्राउंड रियलिटी। भागते चोर की लंगोटी ही सही। 5 साल वाला डॉक्टर नहीं मिल रहा, कम से कम 3 साल वाला ही दे दो यार, कुछ तो दो। कुछ लोगों का कहना है कि हम लोग कंपलसरी पोस्टिंग कर सकते हैं। एक डॉक्टर एमबीबीएस करके आता है तो कंपलसरी पोस्टिंग करो कि तुम्हें बेटा 5 साल गांव में रहना ही रहना है, उसके बाद आप जो है जहां मर्जी जाइए। कंपलसरी पोस्टिंग कई जगह हमने करके देखी है, लेकिन ये भी प्रोपर तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, क्योंकि ये उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है भाई। आप किसी को ऐसे बॉन्डेज लेबर थोड़ी कर सकते हो, ये तो बॉन्डेड लेबर वाला काम हो गया। ये तो हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट भी चला गया, है ना, एक्सप्लॉयटेशन हो गया, बॉन्डेड लेबर हो गई। तो ये काम भी एक्चुअली प्रैक्टिकल नहीं है। तो क्या करें यार, हर तरह से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रही है। हमारे जो मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, जो डॉक्टर निकल के आते हैं हॉस्पिटल से, उनको समझाना पड़ेगा कि भैया तुम्हारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। राइट, आपका करियर ठीक है, पैसा बनाना ठीक है, आपने करोड़ों रुपए खर्चा किया मेडिकल करने में, वो भी ठीक अपनी जगह पे। लेकिन आपकी कुछ सोशल ऑब्लिगेशन भी है, समाज में रहते हुए आपको वो भी फुलफिल करनी चाहिए। तो एक जो मोरल एथिकल वैल्यूज हैं, वो इंट्रोड्यूस किया जाना यहाँ पे ज्यादा जरूरी है। और आप क्या करिए, आप एक डॉक्टर को गांव में पोस्टिंग कर दीजिए, ठीक है, लेकिन उसको 10 साल 15 साल के लिए वहां पे मत रखिए। आप उसको बोलिए कि सर आप वहां पे 2 साल रहिए, 2 साल के बाद वहां पे कोई और डॉक्टर आएगा, फिर 2 साल के बाद वहां पे कोई और डॉक्टर आएगा, फिर 2 साल के बाद वहां पे कोई और डॉक्टर आएगा। एक कंटिन्यूटी ऑफ डॉक्टर रखिए, रादर देन एक ही डॉक्टर को वहां पे 15-20 साल तक रखना। क्योंकि गांव में एक बार डॉक्टर की पोस्टिंग हो जाती है तो फिर वो कहीं और नहीं जा पाता है, ना तो गवर्नमेंट उसको अलाउ करती है, और ना फिर सोशल कंडीशंस भी ऐसी हो जाती हैं। यहाँ पे ये बड़ी समस्या है। और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सोल्यूशन ये हो सकता है, जो हमारे यहाँ पे मेडिकल सीट्स हैं, मेडिकल सीट्स बढ़ाइए, कॉलेज बढ़ाइए। समस्या पता क्या है, हमारे देश में जो मेडिकल कॉलेज हैं ज्यादातर वो साउथ इंडिया में है, या फिर महाराष्ट्र गुजरात वगैरह में है, ठीक है जी। और यहाँ पे जो सीट रिजर्व होती हैं, 85% जो सीट हैं वो लोकल लोगों के लिए रिजर्व होती हैं। अब भाई एक आदमी जो केरलाइट है, वो एमबीबीएस करेगा, और वो सीधी सी बात है वो पंजाब के अंदर तो पोस्टिंग नहीं लेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 85% लोग तो वहाँ पे लोकल ही डॉक्टर आ रहे हैं। तो आप एक तो ये जो मेडिकल सीट्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो कॉलेजेस वगैरह हैं, मेडिकल कॉलेज, आप इसको एक प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करिए, ताकि हर तरह का आदमी आए, हर तरह की ट्रेनिंग ले। उसके अलावा रूरल एरिया से आने वाले जो स्टूडेंट हैं,
जो लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, जो लोकल कंडीशंस को समझते हैं, आप उनको उनके लोकल एरिया में रिक्रूट करिए, उनको वहां पे प्लेस करिए। ये जो है सोल्यूशन है यहाँ पे नजर आता है। तो प्रॉब्लम्स तो हैं, और प्रॉब्लम जेन्युइन भी हैं, उनके सॉल्यूशन भी हैं। अभी सॉल्यूशन उतना नजर नहीं आ रहा है, लेट्स होप क्या होगा। ठीक है, तो वी हैव वे लैक ऑफ मैन पावर, ये चीजें वही है जो मैंने आपको बताई हैं बेसिकली। ये पुराने आर्टिकल का कंटेंट है, जो मैंने आपको बताई है एज इट इज सेम चीज है, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, देखो वही ड्रॉबैक्स हैं, चीपली मेड, पुअर क्वालिटी डॉक्टर्स वहां पे जाएंगे बेचारे। तो गांव वालों ने गलतियां थोड़ी ना कर रखी हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको क्वालिटी जो है मेडिकेयर प्रोवाइड करवाइए। तो क्या इस चीज का सोल्यूशन हो सकता है? और हमारे यहाँ पे पहली बात तो डॉक्टर बहुत कम हैं, और उनमें से जो डॉक्टर हैं भैया वो विदेशों में चले जाते हैं या शहरों में चले जाते हैं, अपना खुद का हॉस्पिटल खोल लेते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके पैसा बढ़िया कमाते हैं, मोटी रकम कमाते हैं। गांव वाले बेचारे पीछे रह जाते हैं। ये यहाँ पे बड़ी समस्या है, और पॉवर्टी भी गाँव में है। तो पहले ही वो आदमी बेचारा गरीब है, उसको डिसीज भी ज्यादा होते हैं क्योंकि न्यूट्रिशन फूड उसको नहीं मिल पाता, ऊपर से वहां पे डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है। तो गांव वाला आदमी बेचारा ना चारों तरफ से मारा जाता है। ये समस्याएं हैं। तो ये सिर्फ एक रूरल डॉक्टर की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अर्बन और रूरल एरियाज की भी प्रॉब्लम है। तो आज इसी के साथ जो है हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। अच्छा, हमारे पास एक एमसीक्यू भी था, प्रीवियस ईयर, सॉरी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था एक, वो हमने देखा नहीं। हाँ, ये यहाँ से रिगार्डिंग था, व्हाट इज द न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, 2000 आई थिंक 2021 का क्वेश्चन है ये। डिस्क्राइब द मेजर आउटकम ऑफ द 26th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। व्हाट आर द कमिटमेंट्स मेड बाय इंडिया इन दिस कॉन्फ्रेंस। आंसर देखिए, कितना सिंपल साधारण सा क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ भी नहीं है इसमें करने को एज सच। सिर्फ आपको पता होना चाहिए COP 26 के बारे में, इंडिया के कमिटमेंट, पंचामृत वगैरह के बारे में आपसे पूछा है क्वेश्चन। साधारण सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में आपने लिखना है, 15 नंबर का क्वेश्चन है। आप इसको कर सकते हैं। चलिए जी, यहीं पे करते हैं इसको एंड। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।